इंट्रोडक्शन था, एक प्यार भरा नमस्कार। हम अब आप सभी दर्शकों से रुकने का आग्रह करेंगे क्योंकि ये जो नाटक आप तक पहुंचा है इसके बारे में जानने का एक मौका हम ज़रूर जानना चाहेंगे नाटक के निर्देशक से। तो रंग चौपाल यहीं लगाते हैं इस मंच पर और बड़े आदर सम्मान से आमंत्रित करते हैं रतन थियम साहब को और आपसे बातचीत के लिए अभिषेक मुत्कल को। आप सभी नाटक से प्रेम कृपया आप लोग यहीं बैठें कुछ देर और जानें नाटक की बारीकियों के बारे में। यहाँ 2 चेयर्स लगी हुई हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि इनके साथ बैठ पाऊँ, तो मैं यहीं से बैठ के सवाल जवाब करूँगा। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। 15 मिनट की बातचीत है। उससे पहले मैं बस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि रतन सर का आने का बहुत समय से था और अभी कुछ दिनों पहले रतन सर का एक छोटा सा होटल में ही एक्सीडेंट हुआ और सर के पैर में बहुत तेज़ चोट आई और अभी चल भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए शायद सीढ़ियाँ उतर कर यहाँ तक आने में बहुत समय लगा उन्हें। फिर भी यहाँ रंग राजस्थान में आने के लिए वो तैयार हुए, यहाँ पर आए। सर का बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कल सुबह सर की मास्टर क्लास थी जो कि आज अभी इसी टॉक के साथ में हम समाप्त करेंगे और कल सुबह सर निकल जाएंगे जयपुर से। तो जो भी सवाल हम आज सर के साथ बातचीत करना चाहते हैं यहीं पर शेयर करेंगे। सर, हम सब लोगों ने नाटक देखा और नाटक में विजुअल्स अभी तक आंखों से ओझल नहीं हो रहे हैं और जिस तरह से जो 7 देवियाँ थी उनका तो क्या कहना, और अलग अलग तरीके से। मेरा पहला सवाल सर ये है कि बहुत सारी चीज़ों में वो देखती हैं देवियाँ पूरी भारत के अंदर कि ये चीज़ हो रही है, दुनिया में ये चीज़ें हो रही हैं, पृथ्वी पे इतना चीज़ें ख़राब हो गया है, अब कोविड-19 आ गया है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, और फिर वो तय करती हैं कि वो वापस से ऊपर चली जाएंगी। तो आपको ऐसा लगता है सर कि क्या वाकई ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रही है, जो देवियाँ भी वहाँ ऊपर चली जा रही हैं? इसमें यह है कि जब वो चले जाते हैं वो और एक सेंचुरी में चले जाते हैं। वो क्योंकि उनको लगता है कि पहले से जो ग्राउंड वर्क है उनको करना है नए सेंचुरी आने के लिए। वो जो है इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है उसको लेकर वो कैसे रचेंगे दूसरे एक सेंचुरी में, क्योंकि इन लोगों के इसी all the time theater is nothing but theater is not even a very tough art form like dance or music or painting, or where you cannot really dance until and unless you learn for 20 years 25 years. You cannot really do any kind of music until and unless you learn for 20-25 years. You see, like that painting also, it's not very easy. But in theater, anybody can walk in theater. Anybody can come. And the attitude of theater, is really very difficult to understand by even the artist, the so-called artist of theater, what he or she is doing. Because it is a very strong kind of statement that theater provides to the society, to the audiences. From time immemorial, बहुत साल पहले, जैसे आप ले लीजिए ग्रीक थिएटर का, मतलब 2500-3000 साल से मैंने तो ये देख रखा है कि जो ये है किंग मिनोसस का रेन जब हुआ क्रीट आइलैंड में, तो 6000 साल पहले से नाटक शुरू हो गए वहाँ। तो लेकिन एक बात ये बहुत समझना ज़रूरी है, it is very important to understand that
not a single play in the last 3,000 years or 2,000 years, has been written without a protest against the system. ये बहुत ज़रूरी है समझना कि सिस्टम के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते रहे हैं और वो पहुँचे, इट्स लाइक ड्रॉप ऑफ वाटर इन एन ओशन, वो ऐसा ही है, ऐसा रहा है थिएटर। और थिएटर इकोनॉमिक्स के बारे में तो आप को सब पता है, 75 साल हो गए इंडिया के इंडिपेंडेंस हुए, थिएटर वहीं को वहीं रह गए, तो वहीं मतलब किसी को कुछ मिला ही नहीं थिएटर में, थिएटर करते मतलब कुछ मिला ही नहीं। और ख़ास तौर से जो प्रोफेशनली कल्चर, आर्ट एंड कल्चर करते हैं, उनको कुछ नहीं मिला इस मुल्क से। सबको मिल गए, सब प्रोफेशन में मिल गए, ब्यूरोक्रेट्स को मिल गए, डॉक्टर्स को मिल गए, उसको मिल गए, इसको मिल गए, सबको मिल गए, लेकिन आर्टिस्ट का जो शेयर है वो तो नहीं मिला किसी को। द थिएटर economics is so bad in this country, and then the people who has been running this country has never tried to understand the importance of art and culture. ये मैं हमेशा कहूँगा और कहता रहूँगा, क्योंकि इन जितना मतलब वो डेवलप कर रहे हैं एक सोसाइटी को, वो अलग तरह से it's in a very different way that the society is developing. ये ऑन सेल प्रोडक्ट बना दिए बच्चों को, बच्चे जो है उसके लिए वो तय करता है उसके पेरेंट्स, वो बाद में जाकर क्या बनेगा, वो बहुत पैसे लगाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये वो फलाना फलाना सब करेंगे। लेकिन आर्ट जब करने शुरू करते हैं, कोई भी लड़का, कोई भी छोटे बच्चे जो क्रिएटिव है, वो बहुत जिसका बहुत बहुत मतलब नाम होने वाला था, उसको तो मार दिए गए, क्योंकि वो सेल जो है वो तो मैंने इतना पैसा लगाया है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, तो मैंने इतना पैसा लगा लिया है तभी तो मतलब ये देगा, वो करेगा, मतलब। और वो बहुत खुश हैं, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो लड़का अमेरिका में चला जाता है, लड़का वो अपनी बीवी को लेकर, बच्चों को लेकर चला जाता है, बूढ़े माँ बाप यहीं रहते हैं जिनके बहुत पैसे देकर उनको मतलब बनाया है, वहाँ चला गया। साल में एक बार आते हैं या एक बार बर्थडे में फ़ोन करते हैं, वही हो गए। पूरी दुनिया अगर पैसे के लिए इस तरह से मूव करते रहे, जहाँ आर्ट हमेशा इंटरफियर करता है, इट्स कल्चर इंटरफियर्स इट, कि नहीं, ये जैसे ये प्ले देखा आपने, इट्स अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये जो हो रहा है आज, कहीं भी मतलब कुछ भी बना देंगे, कहीं भी बना देंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, ये बनेंगे, तो वो नहीं होता है। तो हमारे जो एक क्या कहेंगे उसको, पूंजी जिसको कहते हैं, आवर कैपिटल्स, दैट हैज़ बीन विद अस फॉर द लास्ट many years, for thousands of years, with our customs, with our tradition, with our ritualistic performances, jitne bhi hain, which has been there for the last many years, has been now a thing of past, because they don't understand what is a tradition. That's the most difficult problem in this country. Tradition is like a waterfall coming down after thousands of years, coming down, and then it flows, goes to the next century. You have big stones on the way. You have big stones, big things on the way, but the tradition will always go to the contemporary aspect, to the modernity of life, helping the people to understand, talking to the people like, look at me, this is your tradition, and let me help you, let me give you water, and make
fully prepared not to make you thirsty. You are thirsty, I will quench your thirst. ये होता है. और वो मॉडर्निटी क्या है, वो कंटेम्पररी क्या है, वो अपना तय करके वो चला जाता है झूमते झूमते, और हिस्ट्री के साथ वो चलता है. लेकिन हम ये सोचते हैं कि ट्रेडिशन और रिचुअल्स is a thing of past and is a stagnant water. No, it's not. If we understand ourselves and if we understand the way we are shaping up this society, now our society is in the verge of, a different kind of earthquake. It won't survive like this. Our society is very, very fragile now. ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ द सोसाइटी, स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो जो थे वो हमारे पास नहीं है. अब लोगों ने मतलब ठीक है, नास्तिक भी है, आस्तिक भी है, दुनिया में होता है, लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए कि खुद को ही भूल जाए, खुद को ही. और समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या है हमारे ये देश जो है वो कैसे मतलब तरक्की करेंगे. Look at the situation of art and culture. We have Haksar committee, planning. We have Haksar committee. It's 40, 50 years back. We have done quite a lot of exercises, including me, with the ministry. So many ministry come and go and so on. But nobody has implemented any kind of, culture policy in this country. Not a single government has done it, because it is just, culture has nothing to do, Now, the only thing is this: they are teaching people to become yourself a sellable product. ये sellable product हो जाओ. sellable product होने से क्या होगा? आप मेरे लिए बहुत दोगे. That's the only thing. Nothing more than that. And who is in a profitable concern? कौन प्रॉफिटेबल है, आप बताइए. तो इसी तरह से अगर करते रहें, and the kind of situation that we have created in this country is really a big tragedy for art and culture. It's a big tragedy. So what theater tries to do is a protest against the system. वो बोलता है कितने खूबसूरत है ये जो है दुनिया, कितने खूबसूरत है, कितने खूबसूरत थे, वो बोलते रहते हैं. और फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारे जो चीज़ें हैं धीरे धीरे गायब हो जाते हैं. आदमी ये समझता है कि वो समझते हैं कि वो है, ठीक है, मेरे बहुत फ्रीडम है, ये है. कोई भी फ्रीडम नहीं है. दे कैनॉट डू एनीथिंग. वो जो जिस तरह से मतलब ड्राइवर उस तरफ वो अपना मोड़ ले लेगा उस तरफ स्टीयरिंग को, उस तरह से हम चल रहे हैं, उसी ट्रक में हम सब बैठे हैं, चल रहे हैं. चलिए, उस तरह से जब हो गए हैं, वी हैव आर्ट एंड कल्चर टू रेजिस्ट इट. उनके लिए हम करते हैं, उनके लिए जो कि एक बिखरा हुआ जो अलग अलग फैसले हैं उनको लाकर जोड़ते हैं और उसके काम करते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पीस इज रिलेटेड टू एस्थेटिक्स. व्हेन आर्ट इज देयर, द पीसफुल माइंड कैन ओनली क्रिएट एस्थेटिक्स, अदरवाइज नॉट. और हम इतने डिस्टर्ब हो गए हैं, दिमाग जो है हमारा काम ही नहीं करता है. हम ये सोचते रहते हैं. मेरे जितने भी मतलब दोस्त, फ्रेंड्स इन दिस वर्ल्ड, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर हैं,
हम लोग बातचीत करते हैं हमेशा, जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाकर बातचीत करते हैं थिएटर ओलंपिक्स का, ये वो फलाना फलाना, लेकिन जब हम देखते हैं मैं बहुत पीछे हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होता है। उनके पास एक प्रोडक्शन करने के लिए 7 स्ट्रीम्स ओटा किया था मेरे एक दोस्त ने, उसको लगा 25 करोड़। उससे कम नहीं होता है इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। पीटर ब्रूक जाकर क्या करता है, कितने पैसा लेते, कितना पैसा एविनोन में कितने पैसे लेते हैं, और ये तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, और 10 करोड़ से कम तो काम इंटरनेशनल नहीं हो सकता, यही दिखाते। और हम क्या करते हैं, हम भी इंटरनेशनल है ये सोचकर चलते हैं, दिखाते हैं, ठीक है दिखाना उखाना ठीक है, लेकिन हमारा बजट 5 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं होता है, कहाँ से लाएंगे, यही दिक्कत है। तो कुछ भी बोले इस मुल्क में ना, ये जो कोई भी मतलब मंत्री आकर, कोई भी बड़े ब्यूरोक्रेट आकर कोई भी भाषण में हमेशा ये होता है कि हमने ये किया वो किया आप लोगों के लिए, कल्चर के लिए, इस कल्चर के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बोलता रहता है। हमने उनको दान दे दिया, जैसे कि हमें भिख मंगे बना दिए एक तो, और इस तरह से हमने काम किया। लेकिन फिर भी जब ऑडियंस से मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो सारे जो हमारे दर्द जो है ना, और वो चले जाते हैं। और शायद इसलिए हम आर्ट करते हैं, इसलिए कल्चर के फील्ड में है, और आप लोगों के आशीर्वाद से हम काम करते रहेंगे। मेरे बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मुझे लग रहा है सारे सवालों के जवाब आपने एक बार में ही दे दिए। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा, हमारे पास समय कम है, अगर किसी का कोई सवाल हो नाटक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, प्लीज़। हाँ प्लीज़। सर, जब आप कहते हैं कि मैं अपने नाटकों में चांद क्रिएट नहीं करता, मैं एक्टर चांद कहते हैं और ऑडियंस अपने सीट पर बैठकर अपने मन का चांद वहाँ देखते हैं। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ सर हम इस तरह का थिएटर और नाटक देखते हैं कि जिसमें बहुत बड़े बड़े सेट हैं, बहुत ग्लोसी, इतना पैसा खर्च हुआ है कि क्या ही कहें। दूसरी तरफ आपके नाटकों में सर पर्टिकुलरली एक्टर्स अपनी बॉडी के थ्रू सेट बना रहे होते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ। तो सर आप इस चीज़ को, जो कि अभी बाहर इंटरनेशनली और इंडिया में जिस तरह का थिएटर हो रहा है, या बहुत ही एक ग्लॉसी टाइप का थिएटर हो रहा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो इतने सेट जो है लकड़ी का बनता है, सेट जो है स्टील का बनता है, और ह्यूमन बॉडी जो है इतने सॉफ्ट है, डिलिकेट है, खूबसूरत है, और उससे जो बनते हैं वो ये स्टील और ये काठ लकड़ी वो नहीं बना सकते। और एक दूसरी बात है, दूसरी डायमेंशन जो है, ये जो स्टेज है ये लकड़ी का बनाया हुआ है, लेकिन जब तक ये मतलब एक क्या कहेंगे रज़ाई की तरह मतलब मुलायम हम नहीं सोचे, इसके ऊपर जितना भी काम करना है वो मतलब वो एस्थेटिक्स में नहीं आएगा, बहुत सोचना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि साउंडस्केप, ये जो साउंड जो निकल रहे हैं, तो उसमें कितने साउंड निकालेंगे, किस तरह से मतलब कानों को अच्छा लगेगा, ये भी जाता है। और मूवमेंट का जहाँ तक सवाल है, मूवमेंट करना बहुत मुश्किल है until unless he becomes a professional,
तो बहुत अच्छे मतलब मूवमेंट करना, क्योंकि मूवमेंट जो है वो क्या करता है, स्पेस में जो है स्पेस के साथ दोस्ती करते हैं। ये जो मेरा बॉडी है वो स्पेस से पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो बॉडी बोलता है मेरा नाम फलाना है। आप यहाँ कैसे घुस के आ गए ऐसे ही है? तो बोलता है मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर्ट न हो, और धीरे धीरे से दोस्ती बढ़ाते रहते हैं। और पूरे जो स्पेस है तो वो एक्टर का, डांसर का वो हो जाता है। इवन इन म्यूज़िक, वो म्यूज़िक का स्पेस जो है उसके साथ डांस, उसके साथ जेस्चर्स, मूवमेंट्स, जेस्चर, हैंड जेस्चर और अपने पाँव के जेस्चर, ये सारे जो चीज़ें हैं जब आते हैं, उसके ऊपर अगर चांद ही लगाना है तो घुंघरू के आवाज़ भी आते हैं। तो बहुत इस तरह के चीज़ें जो है बड़े प्यार से, बड़े मतलब क्या कहेंगे, डेलिकेट है ना, बहुत सॉफ्ट है, उस तरह से करने चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ, और नाटक तो बहुत लोग करते हैं और अपने ढंग से करते हैं, मैं अपने ढंग से करता हूँ। और मैं जो जिस तरह के नाटक करता हूँ उसमें आपने सही बताया कि वो सेट जो है बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर बड़े सेट हम बनाते रहें तो उसके एक्टर कितने वो होते हैं कि उस बड़े जो 5'8", 5'10", वो उसमें वो होते हैं, और हमने प्लेटफॉर्म लगा दिया, हाँ 6 फीट का प्लेटफॉर्म से नीचे आ रहे हैं, बहुत बड़ा ग्रेंजर है, ऐसा मतलब वो उसके हाइट, उसके वो हम तो मतलब वो नहीं है ना, चाहे हम स्टाइलाइज परफॉर्मेंस भी क्यों न करें, नहीं होता है, मुश्किल होता है। तो एक वो क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल एटीट्यूड, यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ सेट डिज़ाइन, कलर्स, कितने कलर्स होंगे, कब आएंगे, क्या करेंगे, और सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास मतलब वो हो क्या कम से कम सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कम से कम प्रॉप यूटिलाइज करने का। वही दिक्कत है प्रॉप्स को यूटिलाइजेशन करना, स्टेज के स्पेस, हाइट, स्टेज के ब्रेथ, ये थोड़ा सा छोटा है इस प्रोडक्शन के लिए, थोड़ा छोटा है। ये प्रोडक्शन हमारे स्टूडियो थिएटर के लिए हमने किए थे, जो श्राइन नाम है मेरे ऑडिटोरियम के, तो वो तो 54-55 फीट है, तो अच्छा लगता है। तो इतने स्पेस में काम करने का जो एक एक्सपीरियंस है, काम करने का दिल है हमेशा, तो अच्छा लगता है। और क्या क्या करने के लिए हम करते हैं, वो मतलब क्या मतलब, चाहे गरीब, इतने गरीब हो गए हैं हम, फिर भी मतलब कोशिश करते रहते हैं। और जब अपने क्रिएशन को देखते हैं, 10 दिन लग गया एक मूवमेंट करवाने में, जब वो हो गया तो ऐसा लगता है कि अच्छा खाना मिल रहा है। क्या बात। आप सब लोगों को बता दूं कि मणिपुर में इम्फाल सिटी के बाहर जाकर सर का स्पेस है कोरस सेपेटरी थिएटर का, और वहाँ बहुत सारे हट्स बने हुए हैं और वहाँ एक्टर्स रहते हैं, वहीं प्रैक्टिस करते हैं। हम कुछ 4 साल पहले सिराज भाई के साथ वहाँ विजिट करने गए थे, और वहाँ के ऑडिटोरियम्स में ऊपर की साइड में इस तरह के विंडोज़ लगे हुए हैं कि जिनको अगर हम एंगल से पुल करें तो सनलाइट से स्पॉट्स बनते हैं। तो ब्यूटीफुल स्पेस, और वहीं सब एक्टर्स रहते हैं, काम करते हैं। सर का बहुत सुंदर स्पेस है। अगला कोई सवाल? जी मैम प्लीज। जी, कुछ में डांस होता है को जो कुछ में नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ज़्यादा वो एक थीमेटिक कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है मैं कौन सी
मतलब कर रहा हूँ। जैसे मैकबेथ में बिल्कुल नहीं है, कई प्लेस में नहीं है, बड़े बड़े प्लेस में, लेकिन ज़्यादातर मुझे अच्छा लगता है कि बॉडी जो है एक्टर के, उसके एबिलिटीज़, उसके एक्सपोजर, वो कितने कर सकते हैं। सिर्फ मतलब वो भाग 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 करते रहें शुरू से आखिर तक, वो अच्छा नहीं लगता। चाइनीज़ में उसको कहते हैं टॉक थिएटर। तो ये वो अच्छा नहीं लगता है। और हमारे इस पूरे मतलब मुल्क में हमारे पहले से ही इतने साल, चाहे फ्रॉम क्लासिकल पीरियड, हमारे जो क्लासिकल पीरियड है, it's very important to understand that our theater has been always with quite a lot of movements, quite a lot, because it is highly stylized performance. And not only that, it carries the grammars of Natya Shastra. So that grammar is very important for us. If one has to do real good theater, I think that understanding the grammar of Natya Shastra, understanding Xiami's cadential, understanding Aristotle a little bit, that helps quite a lot. But in other way, the realistic theater which was really हमारे ऊपर ठोक कर चले गए हैं ना एकदम से रियलिस्टिक जो थिएटर है, तो then we should be able try to, it really took quite a lot of time for us to release and relieve from the shackle of the realistic, so-called realistic and naturalistic and so-called the colonial theater. तो उसमें बहुत साल लग गए हमें। ये तो जब अलकाजी साहब आए, इब्राहिम अलकाजी ये और ये मोहन राकेश आए और आषाढ़ के एक दिन लिखे कि ड्राइंग रूम प्ले से हटकर हम जो है हमारे तो मतलब किचन में ही मतलब सारे चीज़ होते हैं, और किचन में मतलब हमारे बातचीत होना, खाते खाते बातचीत करना, खाते खाते ये करना, और मतलब बैठकर खाना खाना, ये हमारे रहे हैं ट्रेडिशन में। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ के एक दिन लिखकर बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया कि इंडियन रियलिज्म क्या होगा। सो इट हैज़ बिकम really a very good example of the Indian theater, after which, we tried for the theater of the roots, and it has been very successful. Theater of the roots with many people, with even Girish Karnad started writing plays like Haybadan and so on after Tughlaq. And then Vijay Tendulkar wrote the Ghasiram Kotwal, and then many people, Badal Sarkar has written a different play. It's like, after going through quite a number of realistic and so-called naturalistic play, Ibsen in his play, whether it is Doll's House or any play you take from Ibsen, all a realistic play, flavor kind of thing. But he was very much afraid of Strindberg. So he wrote his last play, When We Did Awaken, and which is very far away from his earlier naturalistic plays. So one has to, experiment in many ways. Indian theater with its roots done quite a lot of things, quite a lot of productions, and that's how it started moving. Otherwise, it was very difficult because Sanskrit play died. It was very difficult for us to trace out the whereabout of the Sanskrit plays. And Govardhan Panchal ji, and many of us tried. Govardhan Panchal ji के पीछे हम भी मतलब आ गए थे ढूंढते ढूंढते, वो है ना क्या है मशाल लेकर ढूंढ रहे हैं कहाँ है संस्कृत थिएटर. Then we realized that, well,
it is Natyasastra, of course, is there, a little bit of Natyasastra and so on. So it is, but ultimately, I mean, in the last moment, we find out. And in my, I mean, definition about the Sanskrit theater, in my way of looking at it, I think it is like a broken mirror. You see, Sanskrit theater is like a broken mirror, where you see a little bit of tradition, ritualistic tradition, this and that in every state, in Gujarat, in Maharashtra, in Kerala, and everywhere, in each and every state. वो टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, वैसे ही दिखाई दिए कि संस्कृत थिएटर, क्योंकि वो विद्वान लोगों के थिएटर थे, तो विद्वान जो है हमारे यहाँ ज़्यादा विद्वान तो थे नहीं, सब तो कॉमन पीपल थे, तो दे ट्राइड, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी रेपर्टरी में था नाट्य ये इसके संस्कृत प्लेस का, तो इनसे निकलकर जब वो लुप्त होने वाले थे, तो वहाँ से निकलकर आगे जो भी छोटे छोटे मोटे एक्टर थे, तो कैसे मतलब वो संस्कृत थिएटर हुआ करते थे, उसके बारे में आपने अपने जो स्टेट है उसमें आकर वो बोलने लगे, ऐसा ऐसा था, तो उसका मंगलाचरण लगा दिया, उसका पूर्व रंग लगा दिया, उसका जितने भी है पटाखा स्थान ऐसा होता है, भाषिक प्ले में ये है, भाषिक प्ले में तो बिल्कुल वो नहीं है, और क्या कहते हैं कि उसमें मंगलाचरण या पूर्व रंग नहीं है, उसमें वो कहते हैं कि नांद्यांते सूत्रधार प्रवेशति, बस नांदी तुम कर दो, देखिए ये नांदी कर दो ये लिखता है वो, लेकिन नांदी करना उतना आसान थोड़ी ना है। भाष ने लिख दिया अपने प्लेज में, नांद्यांते सूत्रधार प्रवेशति, तुम नांद्यांते अपने डायरेक्टर को चैलेंज करता है, तुम अपना नांदी करके मेरे साथ जोड़ो। तो इस तरह से प्लेज लिखा करते थे। तो वो प्लेज जो है उसको करने वाले जो हैं, लगता है लोगों को कि वो बहुत आसान है, लेकिन एक वसंत सेना बनने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको कविताएं बहुत सारे मतलब कविताएं और मीटर्स छंद जो है उसके बारे में कितना ज्ञान होना चाहिए। अब संस्कृत थिएटर करेंगे तो कितना ज्ञान होना चाहिए, मीटर्स, आयाम्बिक पेंटामीटर्स जितने भी है, अनुष्टुप छंद जिसको कहते हैं उसके बारे में, मतलब ये पंडिताइन है एक तरह से, वो एक्ट्रेस नहीं थे सिर्फ, तो पंडिताइन जो है वही कर सकते थे। तो इस तरह से इनको ट्रेन किया जाता था, इसीलिए संस्कृत थिएटर जो है वो लुप्त हो गए हैं। लेकिन बाद में पता चला वो भी हमारे थिएटर थे, तो धीरे धीरे से हम लोगों ने फिर वो करने की कोशिश की, और इनके बीच सबसे ज़्यादा जो है एक वो बन के आ गया है कि हमारे 75 साल के मतलब इंडिपेंडेंस हुए, उसमें कभी भी हमारे कल्चर, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया गया। अभी भी कोई पॉलिसी नहीं है हमारे पास। तो इसी तरह से, लेकिन चलिए अब आप जो भी सुनते हैं, हम तो मतलब नाटक वाले हैं ना, हम हमेशा प्रोटेस्ट करेंगे और माफ़ कीजिएगा। कोई एक आखिरी सवाल सर प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब आपका नाटक जब देखते हैं तो कभी लगता है कि किसी म्यूज़ियम में आ गए हैं जहाँ बहुत खूबसूरत सी प्रतिमाएं हैं, अगले ही पल लगता है कि किसी पेंटिंग की एग्जीबिशन में आ गए हैं जहाँ खूबसूरत सी रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं, फिर लगता है कि हम संगीत के जादू में बिल्कुल खिंचे चले जा रहे हैं, फिर लगता है जैसे कि भाव भंगिमाएँ, एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर और रिदम, इन सब का ऐसा समावेश होता है कि लगता है कि हम पता नहीं कैसे समुद्र में गोते लगा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक किसी सिंपल टेक्स्ट को यहाँ तक लाने में, इस प्रोसेस के अंदर आप कैसे इतनी क्रिएटिविटी इसमें डालते हैं, इसका कोई एक सूत्र हमें बता सकते हैं? तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। ये है कि
देखिए, एक सज्जन ने वो बताया था कि मुझे पूछा भी था, मैं भूल गया, कि जैसे लोग फिल्म देखने जाते हैं, हम क्यों नहीं फिल्म करते? बहुत तो कर सकते थे, बहुत स्कोप हमारे पास थे, और तो हमने इसलिए मतलब नाटक को अपनाया कि आप देखिए, अब जो कह रहे हैं ना, उसमें एक सज्जन ने भी कहा, उसमें क्या है कि नाटक जो है वो मन के अंदर बनता है, जो ऑडियंस है उसके मन के अंदर बनता है। वो नाटक वो देखता तो है, लेकिन ये जो है देखने का प्रोसेस जो है वो यहाँ चलता रहता है, ये चलता रहता है, देखकर पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है वो। तो उसमें क्या हुआ कि देखिए, एक एक बड़ा स्क्रीन है यहाँ फिल्म में, तो उसमें बहुत बड़ा चांद है, बहुत बड़ा चांद हो सकता है ना। तो उस चांद जो है वो चांद 15 फीट वह 15 फीट हुआ चांद, और सब लोग उसी चांद को देखते हैं फिल्म में और सोचते हैं ये चांद है, और गाना वाना लगा दिया, म्यूजिक व्यूजिक हो गया, तो वो चांद जो है वो देखता रहता है, और 1000 ऑडियंस एक ही चांद देखता है। लेकिन थिएटर में तो ऐसा नहीं है, थिएटर मन में होता है, दिल में, दिमाग में होता है। तो वो क्या करता है, उसके जो वे है फियांसी है, उसको स्टेज में लाता है वो हीरो, और यहाँ खड़े होकर सिर्फ ये कहता है कितना खूबसूरत चांद है। बस उसके बाद अलग अलग चांद निकलने लगे सबके मन में, सबके, और इतने छोटे से चांद, इतने बड़े से चांद, हाफ चांद, फुल चांद, सब निकलते हैं ना। तो अलग अलग ख्यालों में वो मतलब सोचते रहते हैं, ख्यालात, तो उसको बनाते हैं। हम क्या है, हम तो मतलब हम खुद ड्रीमर है और सपने बनाते हैं, और सपनों को साकार करने का एक जो रास्ता है वो भी बताने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा वो है, क्या क्या कहते हैं, ये समझ एस्थेटिक्स का वो ज़रूरी होता है। और समझ जो है एस्थेटिक्स का, एस्थेटिक्स इज़ वेरी क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी। वो एक ऐसे चीज़ हैं कि आप अपने आप को धो सकते हैं, आप अपने आप को स्नान कर सकते हैं, ऐसे चीज़ है। और उसके लिए आपको एस्थेटिक्स को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। आप मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े मस्जिद में जा रहे हो, और जब आप गए मस्जिद में तो आप अलग आदमी थे जब वहाँ नमाज पढ़ के आ गए, और उसके साथ साथ अजान आपने सुनाई दिए आपके कानों में, कितने खूबसूरत लगते हैं। पूरे आवाज़ जो हैं उसको अंदर ले लेते हैं, और जब निकलते हैं तो अलग इंसान होता है। और इस तरह से हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाकर जब हम डेटी के पास पहुंचते हैं, तो हमारे जब पहुंचने के बाद वहाँ तुलसी का, घी का, और वो जो दीप के लो है उसका सारी जो खुशबू है मिलाकर, फूलों का मिलाकर हमें नहा देते हैं। तो हम उस वहाँ से निकलते वक्त जो है, मैं खुद एक बढ़िया तीर्थ में स्नान करके आ गया, ऐसा लगता है। तो ये जो है उसके साथ एस्थेटिक्स जो है, थोड़ा सा अगर पता लगे तो एस्थेटिक्स एक चीज़ ऐसे हैं जानना ज़रूरी होता है हम लोगों को कि वो छूने के मतलब यहाँ है एस्थेटिक्स, तो बहुत छूने का मतलब मन किया, बहुत रिहर्सल करते रहे, कोई भी डांसर, कोई भी म्यूजिशियन, कोई भी एक्टर करते रहे, उसको लगा कि यही एस्थेटिक्स है।
और जब आप छूने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा वो वहाँ चला जाता है, और करते 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 बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वो मरते वक्त अपने एक एस्थेटिक्स ट्रेडिशन क्रिएट करके जाते हैं। तो उसके जो क्रिएशन है वो उनको गुरु कहते हैं, तो गुरु के ट्रेडिशन जो है उसके घराना को लाते हैं, और उनके स्टाइल, आजकल हम स्टाइल बोलते हैं, असली में वो स्टाइल नहीं है, वो उनका क्रिएटेड उसका एस्थेटिक्स वहाँ है, नहीं तो कोई गुरु नहीं बन सकता। एंड व्हेन ए गुरु डाइज, दैट्स व्हाई द इंटायर आर्ट फॉर्म डाइज, वो होता है। आप लोग बोर नहीं हो रहे? सर पूरी रात सुन सकते हैं आपको, समय की बस पाबंदी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आप सभी ने बहुत देर तक सर को सुना, और थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत इमोशनल रहा हूँ इस मोमेंट के ऊपर। आज से 12 साल पहले आपका नाटक देखा था, व्हेन वी डेड अवेकन, जयरंगम फेस्टिवल में। तब ऐसा सोचा था, एक सपना देखा था कि कभी आपको वापस बुलाएंगे, और वापस बुला पाऊंगा ये कभी। बुलाइए बुलाइए। नमस्कार नरेंद्र सर, अभी जो पूछ रहे थे कि इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस जो बनता है उसमें उसके पीछे की जो मेहनत है ना, उसका एक किस्सा मुझे याद आया। सर ने एक बार शेयर किया था सबके साथ में। एक प्ले की रिहर्सल्स चल रहे थे वहाँ रेपेट्री में, कोरस में। बाढ़ आए और पूरा रेपेट्री का प्रीमिसेस यहाँ तक पानी से भर गया। सर आप कंटिन्यू कर देंगे, मुझे वो पूरा इंसिडेंस याद है। तो वो जो स्टेज है ना, वो पानी भर गया स्टेज के ऊपर, और हमें परफॉर्मेंस करना था कोलकाता में। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसके ऊपर दूसरा स्टेज बनाया, दूसरा और एक स्टेज बनाया 4 फीट ऊंचे, मचान बांध के रस्सियों से, लकड़ियों से, पूरा मचान की तरफ। और क्योंकि मुझे डिलीवरी करना था ना, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे भाई। तो एक तो बाढ़ आ गए, उसमें इतने पैसे डूब गए, तो हमने कहा कि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल होगा, इसलिए मतलब दूसरा एक उसके ऊपर मचान बनाकर उसके ऊपर हम रिहर्सल किए और कलकत्ते में चल दिए, शो किए। ऑर्गेनाइजर्स ने पैसा दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक्स रतन सिंह साहब, आपकी बातचीत का हम सभी ने बहुत लुत्फ़ भी उठाया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस बीच हम आपके हाथों स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर JECRC यूनिवर्सिटी के HOD मास कम्युनिकेशन श्रीमान शैलेंद्र प्रताप भाटी जी का। आप कृपया मंच पर आएँ। और रतन थियम आपके आभारी हैं, और आज आपका अभिनंदन करके हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसी के साथ कला एवं संस्कृति विभाग, जवाहर कला केंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के सहयोग से रंग मस्तानी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय राजधानी थिएटर एंड फोक फेस्टिवल रंग राजस्थान सीजन 8 की ये उद्घाटन संध्या अब संपन्न होती है। कल आप सभी